नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, आज एक चीज़ तो आप बैकग्राउंड में देख के समझ गए होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके दो रेफरेंस हैं। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे बात किया था, मैंने आपसे बताया था कि आई वांट अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो हम तो अपना सब्जेक्ट, अपने प्रोफेशन की बात करेंगे ही, उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात क्यों करेंगे, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक सिटीजन भी हैं अपने कंट्री के लिए। तो हमारे राइट्स हमें पता होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सभी को पता होना चाहिए। ये मैं थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो हमें अपने देश का संविधान जानना चाहिए कि हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है, हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे देश की सरकारों को हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से डेकोरम मेंटेन करके कंट्री में रखना चाहिए, हमारे देश का शासन कैसे चलता है। तो एक आम नागरिक के नाते भी हमें ये जानना जरूरी है। उसके अलावा साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, साथ साथ इंपॉर्टेंट इसलिए चाहे हम जिस भी प्रोफेशन में, चाहे फार्मेसी प्रोफेशन में हो, चाहे हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो हमको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। खास करके वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो सिलेबस में है ही, लेकिन एक कॉमन सिटीजन के नाते चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने देश का जानना चाहिए। तो इसी सिलसिले में, क्योंकि चैनल का एम है कि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, एक समग्र विकास हो, पूरी एक फुल पर्सनालिटी आप डेवलप हो, तो इसी वजह से मैं ये टॉपिक लेके आया, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आपका, इस तरह स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप इतना देख के डरिए मत कि इतना सारा सर पहले से लिख के ले आते हैं, आपको घबराना नहीं। आपको मेरी बातों को सुनिए कि मैं कैसे समझा रहा हूं। मैं इस वजह से लिखता हूं कि कोई पॉइंट्स छूट ना जाए, और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसलिए लिखा हूं ताकि कि मुझे सिस्टमैटिक वे में कैसे पढ़ाना है। अदरवाइज इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन पे जानकारी होती, इतनी नॉलेज होती बंदे को, या फिर इतनी इंफॉर्मेशन आजकल है कि आप उसको इकट्ठा नहीं कर पाओगे एक लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पैटर्न है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पैटर्न, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पैटर्न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमको जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सवाल हम जानेंगे। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, और कुछ उसके मुख्य तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि भारतीय संविधान है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे समझ सके, इंग्लिश मीडियम वाले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस भारतीय संविधान। तो संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी हुई है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक दस्तावेज है, एक बुक है, एक दस्तावेज है जिसमें कि कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। ठीक है, जो डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे कंट्री में चलेगी और किसके पास पावर होगी, और गवर्नमेंट और सरकार के बीच क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। ये मेनली आप कह सकते हो एक लाइन में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कि हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन कैसे चलेगा, सत्ता किसके हाथ में रहेगी, पावर किसके हाथ में रहेगा, और जो आम नागरिक है और जो सरकार है दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा। ठीक है, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को दो रेफरेंस में हम देख सकते हैं। एक कि ये क्या है कि डिसाइड करता है कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारे में। जैसे हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, संसदीय स्वरूप है। और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो अमेरिका में देखते हो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो वही प्रेसिडेंट है वहां पे, और जो गवर्नमेंट का हेड है वो भी वहां पे है। तो लगे हाथ दो चीज आपको बता दूं कि जो सरकार का फॉर्म होता है, क्योंकि हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा हुआ है, तो इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि देखिए देश में दो प्रमुख होते हैं। एक तो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी जो मेन जो डिसीजन लेना है, जो मेन पावर है वो अलग होगा, और जो हेड ऑफ स्टेट है वो अलग है। तो हमारे देश का मालिक कौन है,
प्रेसिडेंट है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में, मेन पावर लेने की क्षमता प्रेसिडेंट में। यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, एक नॉमिनेशन हेड है, नॉमिनल हेड है, एक एग्जीक्यूटिव हेड है। तो नॉमिनल हेड में कौन है, नाम मात्र के कौन है, प्रेसिडेंट है। और जो मेन काम कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो जहां पे नॉमिनल हेड केवल एक एक रिस्पेक्ट के तौर पे पोस्ट को देखी जाए, बहुत पावर कम होती इन कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे जो मेन पावर है किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। उसको बोलते हैं कौन सा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहीं एक फॉर्म होता है प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो कहां पे देखा जाता है, जैसे अमेरिका में आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति, यानी कि जो सरकार के हेड हैं वही हैं और देश के हेड भी वही हैं। यानी प्रेसिडेंट का काम भी, प्राइम मिनिस्टर का काम, दोनों वही काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ वही देख रहे हैं, मतलब मेन पावर उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलो, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, क्या रिश्ते होने चाहिए सिटीजनशिप और गवर्नमेंट में, यानी कि सिटीजन्स के क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो देश है उसका क्या राजधर्म कहता है। डीपीएसपी क्या होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि सरकार की कुछ जिम्मेदारी होगी कि जनता के लिए कुछ पॉलिसीज बनाए, जनता के भलाई के लिए कुछ काम करे। ठीक है, डीपीएसपी उसको बोलते हैं। तो ये इस पर करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए, अब उसके बाद समझ में आता है कि डेवलपमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो हो नहीं गया कि एक दिन उठे और मूड खराब हुआ और सारा लिख डाले, ऐसा कभी नहीं होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में काफी समय लगा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के ऊपर सबसे पहले शासन किसका था, अंग्रेजों तक का था। और अंग्रेजों से पहले भी जितने भी यूरोपियन पावर थी उसमें डिफरेंट है। सबसे पहले कौन सा है, पुर्तगाल के लोग आए थे, पुर्तगीज आए थे। ठीक है, पुर्तगाल के लोग आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर ये इस तरीके से ये सारे लोग बाद में आते गए। तो जो तीसरे नंबर पे आए थे वो अंग्रेज आए थे, जिन्होंने इन सारे पावर्स में, इन यूरोपियन पावर्स में सबसे ज्यादा शासन हमारे ऊपर किसने किया, अंग्रेजों ने। तो जब सबसे ज्यादा शासन इन्होंने किया तो इन्हीं का प्रभाव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखाई देता है। ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमने जो है वो लिया है कहां से, मेन पार्ट जो है वो इनसे मिलता जुलता ही है। ठीक है, चलो ये बात तो हम डिस्कस करते हैं। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ इस चीज का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ। एक दिन में तो कभी बना नहीं, आप पीछे बोर्ड पे देखने से बढ़िया मेरे को फोकस करो, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो थोड़ा सा आप। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में एक समय लगा। तो आपको पता है कि हमारे यहां जो सबसे पहले शासन करने कंपनी आई कौन थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। ठीक है, उससे पहले पुर्तगीज वगैरह आए थे, लेकिन वो शासन करने के मकसद से नहीं आए थे, वो व्यापार करने के मकसद से आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में 1600 एडी में आती है, शुरुआत में उसका भी मकसद आता है कि हम व्यापार करेंगे। उस समय किसका शासन चल रहा था, उस समय हमारे देश में मुगल्स का शासन था, मुगलों का शासन था, जहांगीर का शासन था उस समय जब ये लोग आए। तो उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमको यहाँ पे कंपनीज का कुछ खोलने का आप जो है थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, और उसके बाद ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, 1600 एडी, 1773, 1858, 1947 टिल नाउ, अब तक। अब इस बात को ध्यान से समझो आप। सबसे पहले 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज आए, उस समय मुगल का शासन था, उन्होंने परमिशन ली कि सर हमें जो इस तरीके से परमिशन दे दीजिए, हम जो यहाँ पे अपना व्यापार करना चाहते हैं। तो इन्होंने भाई कहा कि चलो व्यापार करना चाहते हो व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करने लगो। लेकिन व्यापार करने के बाद क्या होता है, जब पैसा आता है ना तो पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक है, कहते हैं मनी इज पावर, कि यानी कि ये जो लोग कमाने लगे तो ये काफी समृद्ध हो गए, काफी पैसे कमाने लगे। क्यों, क्योंकि उस समय सोने की चिड़िया था भारत, बहुत रिसोर्सेज थे, लेकिन उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले व्यापार करने आए, व्यापार करते करते इनका मूड जो है, जब जैसे इनके हाथ में पैसा आया ना तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सत्ता को हथियाने का काम करते हैं। तो इन्होंने धीरे से जो व्यापार करने का मकसद था, अब ये सोचने लगे कि हम इस देश पे शासन करने लगे। तो पहले इनका मकसद था व्यापार करना, लेकिन बाद में इनकी नीयत खराब हो गई और ये कहने लगे कि नहीं अब हम शासन करेंगे। तो इन्होंने इसी रिगार्डिंग जो बीच में एक ईयर आता है उसको बोलते हैं 1757।
ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे बक्सर, बक्सर कहां है? बिहार में। तो बक्सर में एक लड़ाई हुई अंग्रेजों से, अंग्रेजों की लड़ाई हुई किसके किसके बीच? उस समय जो मुगल शासन था और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। तो इसने जो है, क्यों? क्योंकि इनका मन बढ़ चुका था कि अब जो है पैसे आ गए हैं, चलो अब जो यहाँ के लोकल राजा, लोकल प्रशासन है, इनको उखाड़ के फेंक दो। और मुख्य जो भूमिका में कौन थे? मुगल्स थे। तो मुगल्स को उखाड़ने की कोशिश की इन्होंने 1757 ईस्वी में बक्सर का लड़ाई इन्होंने लड़ा। तो इसमें ये ठीक है, ये जीत गए, लेकिन इन्होंने धोखेबाजी की। जो यहाँ पे मुगल शासक प्रमुख था, जो सेनापति मेन था, उसको अपने षड्यंत्र में फंसा लिया। बोला कि तुम अगर मेरे कब्जे में आ जाओगे, या फिर उनके जो भी सेनापति थे उसको बोला कि तुम मेरे कब्जे में आ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरा जो है ये सब सारे लालच देके अपने कब्जे में ले लेती। यानी ये धोखे से जीती गई, अंग्रेज यहां जीत गए। लेकिन उसके अलावा एक लड़ाई हुई थी, किसकी? बक्सर की लड़ाई। बक्सर, सॉरी, ये जो मैंने 1757 आपको बताया, ये प्लासी की लड़ाई थी। प्लासी एक जगह थी, ठीक है। प्लासी कहां था? बंगाल में प्लासी की लड़ाई थी। उसके बाद ये बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है। और इस बक्सर की लड़ाई ने फाइनल कर दिया कि इस देश में कौन राज करेगा, मुगल्स करेंगे कि अंग्रेज करेंगे। क्योंकि दोनों में हार किसकी हुई? मुगल्स की हार हुई। लेकिन यहां पे षड्यंत्र से अंग्रेज जीते हुए थे। जब यहां पे लड़ाई हुई थी किसकी? प्लासी की। और यहां पे जब बक्सर की लड़ाई हुई तो इसने कंफर्म कर दिया, क्योंकि यहां पे अंग्रेज ने मिलिट्री पावर होकर के फिर हराया था, ठीक है। अवध के नवाब थे, उसको हरा, दिल्ली के जो प्रमुख थे उनको भी हरा दिया, ठीक है। इसी तरीके से सबको हराया था इन्होंने। तो ये तो समझ में आया। तो अब उसके बाद जब ये लड़ाई जीत गए तो इनका मन हुआ कि चलो अब शासन तो करेंगे, क्योंकि अब ये पावर में आ गए। ये डिसाइड हो गया कि इस देश का मालिक कौन बनेगा। तो इस देश का मालिक कौन बनेगा? अब अंग्रेज बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये कंपनी थी, ये जो महारानी थी इंग्लैंड में, उन्होंने भेजा हुआ था चार्टर के थ्रू, ठीक है। चार्टर जारी किया था, उसके थ्रू बोला था कि आप जाके ईस्ट में व्यापार करिए। इसलिए इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो ये 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि अब हम जो है, ये कंपनी जो कि मनमानी तरीके से कर रही थी, यहां पे शासन करने के मूड में आ गई, बहुत पैसे कमा रहे थे, बहुत करप्शन हो गया, लूटपाट मचा रही थी। तो ये बात महारानी तक पहुंची। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कंपनी का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 1773 में एक फिर एक्ट लाए। और ये एक्ट कहां पास होता था? ब्रिटिश संसद में जाके, इंग्लैंड में पास होता था ये, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और महारानी ने पहला स्टेप लिया किसको रेगुलेट करने के लिए? इस कंपनी को। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत पैसे कमा रही थी, मनमानी कर रही थी, लूटपाट मचा दी थी बिल्कुल एकदम, ठीक। उसके बाद ये ईयर अब 1858 याद रखिए। उसके बाद क्या होता है? 1858 का विद्रोह होता है। कब? हमारे जो सैनिक थे, कहां से शुरू होती है लड़ाई? 1858 की लड़ाई कहां? मेरठ से शुरू हुई, ठीक है। तो मेरठ, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, ये सब सारी चीजें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आपने सुना होगा कैसे लड़ाई हुई। तो ये 1858, मेरा कहने का ये मतलब कि 1600 लेके 1858 तक किसका शासन था? कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 से लेके 1947 तक फिर जो प्रिंस थी उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली। क्यों? क्योंकि देखा कि 1858 में कंपनी ने इतना अत्याचार कर दिया था कि लोग पागल हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे, लोग एकदम त्रस्त थे बिल्कुल। तो उनको लगा कि ये जो है कंपनी काफी एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों को, इसलिए विद्रोह कर दिया लोगों ने। जब विद्रोह किया तो लगा कि अब हमारे दाने जो यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, मामला गड़बड़ है। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्राउन शासन था उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया, इंग्लैंड के हाथ में शासन चले गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक पोस्ट जनरेट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और फिर वो आके, उनका प्रतिनिधि आके इंडिया में देखता था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1947 से लेके आज तक हम स्वतंत्र हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा स्टार्ट हो गया था यहीं से 1600 ईस्वी से, ठीक है। लेकिन जो ये प्रेजेंट आइडिया आया 1934 में, एक व्यक्ति थे, महानुभाव थे, उनका नाम था एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट, बहुत कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत प्रखर वक्ता थे वो बिल्कुल। तो उन्होंने रखा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो उन्हीं के आइडिया पे 1946 में एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। और वो उसका काम क्या था कि वो संविधान बनाएगी, समझ गए।
यानी कि जो 47 हम देश आजाद हुए उससे पहले ही संविधान बनाने का काम स्टार्ट हो गया। और कमेटी कौन स्टार्ट की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको बोलते हैं संविधान सभा। और किसके आइडिया पे इन्होंने काम किया? जो एम.एन. रॉय थे, वहां से थोड़ा सा स्टार्ट हुई। उसके बाद 1946 में कमेटी बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो डेवलपमेंट आप समझ रहे हो कि 16 से लेके कैसे कैसे डेवलप हुआ, सारी चीजें आप समझ गए होगे कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हम जिएंगे नहीं, हम सांस नहीं लेंगे? क्या हमारे बीच भाईचारा एकता नहीं रहेगा? रहेगा सब कुछ, लेकिन कुछ भी व्यवस्था, शासन, प्रशासन, कानून होना जरूरी है, अदरवाइज लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। यानी मैं अपना चाहूंगा, अगर मुझे कोई कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, मैं कहूंगा बिल्कुल मेरा राइट है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो सब अपना अपना कानून चलाने लगेंगे, इस देश में अराजकता की स्थिति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सबके पास सबका फ्रीडम एक्सप्रेशन है, सब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यही चीज है कि कोई मनमानी ना करे, कोई सरकार ना मनमानी करे, कोई सिटीजन ना मनमानी करे, सभी सिटीजन अच्छे से रहें, सरकार और सिटीजन के बीच रिलेशनशिप हो, डेवलपमेंट हो इस देश में, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत तो पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया कि अब ये व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज को यहां से समझते हैं हम। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। इस 4 को ध्यान से देखो, ये 4 क्या कह रहा है। सबसे पहले कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट करता है। कैसे? हमेशा संविधान सरकार की कोई मनमानी ना हो, सरकार कोई ऐसा कानून ना बना दे जिसकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलनी हो चाहिए सरकार की। तो इस पर लिमिट लगाता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कैसे? नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देता है, नागरिकों को कहता है कि ये आपका अधिकार है, अगर सरकार इसका वॉयलेट करती है तो आप कोर्ट जाइए। अगर कोई सरकार आपको ऐसा कानून बनाती है जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स से उसने क्या कर दिया? सरकार के पावर को लिमिट कर दिया। यानी कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती मनमानी कि जो भी किसी के ऊपर चाबू चला दो आप, नहीं, उनकी परिस्थिति स्थिति को देखते हुए आप बनाओगे। उसके ऊपर से क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जुडिशियरी है, जुडिशियरी। तो अब जुडिशियरी क्या करती है? तो जुडिशियरी को एक स्पेशल पावर दी गई है कि उसके पास जुडिशियल रिव्यू, यहां पे मैं लिख देता हूं, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के पास। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि सरकार कोई कानून बना रही है तो न्यायपालिका इसको देखेगी, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो देखेंगी कि क्या सरकार ने किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है। अगर कानून का उल्लंघन किया है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, कानून को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। या फिर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स अगर उल्लंघन हो रहा है उस कानून से, तो फिर उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है न्यायपालिका। तो यानी कि आप समझ में आ गए होगा कि सरकार के पास कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कितने कितने हमारे सरकार के उसमें पार्ट्स हैं, आप समझ रहे होगे। ठीक है, जुडिशियरी भी उसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव भी उसका पार्ट है, पार्लियामेंट भी उसका पार्ट है, और उसके अलावा जो है चौथा पिलर तो आपका मीडिया है ही। तो सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज, ये संविधान क्या करता है? अलाउ करता है कि एक कंट्री में अगर डिफरेंट भाषा के बोलने वाले हों, डिफरेंट विचारधारा के लोग हों, डिफरेंट धर्म के लोग हों, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हों, तो सबके बीच सामंजस्य बना रहे। जैसे हमारे देश कितना अच्छा कंट्री है कि जहां पे हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं। हाँ, हम कभी छोटे मोटे चीजों विवादों पर लड़ जाते हैं, लेकिन जब कभी बात देश पे आती है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी हमारी सबसे अच्छी बात है। गंगा जमुनी तहजीब आज हमारे में भी बाकी है। आज भी हम अपने देश में, आज अपने कभी ईद होता है तो हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज हमारे होली होती है तो लोग आते हैं, मिलते हैं हमसे। तो गंगा जमुनी तहजीब है। तो सारे लोगों को समग्र रूप से बना के रखना, एक साथ सौहार्द माहौल बना के रखना, यह भी संविधान का काम है। क्यों? क्योंकि संविधान ऐसा चीज बनाएगा जिसमें सब लोग खुश रहें, उससे हर वर्ग उससे खुश रहे, हर वर्ग की देखभाल करेगा। किसी एक वर्ग के लिए संविधान नहीं है। ठीक, एस्पिरेशन ऑफ गोल एंड सोसाइटी। तीसरा मेन काम है संविधान का कि यह ध्यान रखे कि जो जनता की इच्छा है उसका ध्यान रखा जाए। जैसे एक एग्जांपल, जैसे बच्चे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो सरकार का धर्म क्या बनता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, डेवलपमेंट देश में किया जाए। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी दी जाए, सारी चीजें।
बेसिक डेवलपमेंट दिया जाए, कहीं पे पुल नहीं तो पुल दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पहुंचाई जाए। तो सरकार का काम क्या है? एस्पिरेशन ऑफ गोल एंड सोसाइटी पे थोड़ा सा खरा उतरे। तो ये कैसे काम करती है? जैसे कि समाज में इनइक्वालिटी ना हो, असमानता हो ना हो, सारे लोग बराबर, किसी के पास इतना पैसा किसी के पास पैसा ही नहीं, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। खत्म तो नहीं कर पाओगे आप जल्दी, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं हम इस खाई को। एक मिनिमम डिग्निटी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति इज्जत के साथ रह सके इस देश में, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से रह सके। ठीक है, सोशल रिस्पेक्ट होना चाहिए हर वर्ग का, हर वर्ग से, हर रिलीजन से एक सोशल रिस्पेक्ट होना चाहिए हर बंदे के बीच। और चौथा मेन जो काम होता है, ये डिसाइड करता है कि जो पावर लेने की क्षमता होगी वो किसके हाथ में होगी सरकार में। समझ रहे हो? यानी कि सरकार का जो अंग है, एक कौन सा है? एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एक जुडिशरी पार्ट है, और कौन कौन से पार्ट है? एक मीडिया है वहां पे, एक पार्लियामेंट्री पार्ट है उसका, ठीक है, विधायिका जिसको बोलते हैं, विधायिका। ठीक, तो वहां पे इन सबको डिसीजन पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? तो डिसीजन पावर आपके किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार में कौन सा डिसीजन लेगा, तो वो चीजें सब डिफाइंड है कि राज्य पे कौन सी सरकार चलेगी, पंचायतें कहां होंगी, केंद्र में सरकार कौन होगी, फैसला कौन लेगा। अगर कोई कानून केंद्र सरकार का है तो क्या उस पर राज्य सरकार फैसला ले सकता है? तो वो डिपेंड करता है कि किस विषय का सब्जेक्ट है, किस सूची का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल का है कि किस कंकरेंट सूची का है। ठीक है, तो ये चार मेन काम है। यानी गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है संविधान, डिफरेंट धर्म्स के बीच, डिफरेंट कस्टम्स के बीच, रिलीजन्स के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का काम करता है, और जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस है, जो उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है संविधान। उसके बाद जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन पावर होती है संविधान में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस देश में संविधान की जरूरत क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं संविधान, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब अगला सवाल है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया था? मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं, यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे एक्ट में प्रावधान आते गए, उससे जुड़ता गया, और 1934 में एम एन रॉय, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। क्योंकि कई बार जो है अंग्रेजों की तरफ से ये चीज बोली गई है कि जो है आप अपना संविधान नहीं बना सकते, हम आपको क्या आजाद करें। बड़े तंज मारते थे अंग्रेज अपने आप को, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक से एक इंटेलेक्चुअल हमारे देश में और इतना बेहतरीन संविधान बनाया है कि आज दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है हमारा संविधान। हर चीजें, हर बातें लिखी गई हैं उसमें, एकदम क्लियर कट है बिल्कुल। और किसी भी संविधान का सफल होना, डिसीजन होना, क्या होना, उसके मॉडिफिकेशन भी डिपेंड करता है कि जो वक्त की डिमांड है उसके हिसाब से उसमें अमेंडमेंट हो, उसके हिसाब से उसमें चेंजिंग होता रहे सोसाइटी में। जो पहला बना दिया उसी ढर्रे पे चलोगे तो काम नहीं चलेगा। तो अभी देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता रहता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की जो एस्पिरेशंस उसके हिसाब से, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि कब गठित हुई थी, कब इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, यानी कि देश के लोगों ने इसको इलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, देश के लोगों के कुछ एरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन लोगों के द्वारा चुनी गई ये संविधान सभा थी। उस संविधान सभा में जब बना तो एक प्रेसिडेंट थे और कुछ कमेटी थी। तो इसमें सबसे ज्यादा आप समझते होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी जो मेन थी, जिसके मेन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। तो एक अध्यक्ष थे, जैसे एक अध्यक्ष होगा वहां पे और एक कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो कुछ कमेटियां बनाई गई, कुछ एक उस कमेटी में एक प्रेसिडेंट भी बनाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक अध्यक्ष भी था, उसके अलावा समितियां थी। ठीक है, और इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड 1946 में किया गया। अब उसके बाद कुछ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो फैक्ट्स में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो 22 भाग में डिवाइड किया गया है, 22 शेड्यूल में है, 395 आर्टिकल्स। अब आप कह रहे होंगे सर ये मतलब क्या है? यार कॉन्स्टिट्यूशन आपका डॉक्यूमेंट ही है, तो एक बुक है, एक किताब है जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। तो एक बुक है, मान लो जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट जो है हनन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, मेरा फंडामेंटल राइट्स, तो कैसे उस पर एक्शन लेगी जुडिशरी? तो किसी किताब में उसका डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट अध्याय होते हैं। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को हमने पार्ट में बोल दिया गया, 22 भाग। तो 22 चैप्टर, 22 भाग है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस भाग में कुछ अनुसूचियां हैं, उस भाग में कुछ अनुसूचियां, उसको शेड्यूल्स बोल दिया गया, और उन अनुसूचियों में कुछ आर्टिकल्स हैं।
तो 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट है। पहले ये शेड्यूल्स 8 थे, अभी 8 से 12 कर दिया गया इसको, शुरुआती में ये थे। और उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस पे साइन बन गया, साइन हो गया इस पे, और लागू कब से कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। तो अडॉप्ट कब किया गया, कब लोगों द्वारा मान्यता दी गई, उसको बोलते हैं 26 नवंबर 1949। समझ गए? तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आप मनाते हो, क्योंकि इस दिन संविधान अडॉप्ट हुआ था। और आप 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि देश हमारा इस दिन रिपब्लिक हो गया था, गणतंत्र हो गया था। ठीक है, गणतंत्र ये रिपब्लिक क्यों बोला गया? क्योंकि जो देश का मुखिया है वो चुना जाएगा। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का मेन होगा, हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं, हेड ऑफ द स्टेट, जो मेन मुखिया, जो प्रेसिडेंट है, वो चुने हुए होंगे। तो हमारे प्रेसिडेंट चुने ही तो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जनता उनको नहीं चुनती है, जो एमपीज एमएलए होते हैं वो चुनते हैं उनको। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया इंडिया एक रिपब्लिक है। यानी कि रिपब्लिक इसलिए गणतंत्र, क्योंकि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली चुना जाए चाहे इनडायरेक्टली, तो इसीलिए रिपब्लिक। और 26 जनवरी 1950 के बाद इसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, अब ये बोलते हो कि ये 26 जनवरी सर स्पेसिफिकली क्यों डेट आ गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? जब कांग्रेस का लाहौर सेशन था। कांग्रेस एक मीटिंग करती थी, अपने डिफरेंट जगह पे मीटिंग करती थी, जो कि 1885 में कॉन्स्टिट्यूटेड थी, मेन पार्टी के तौर पे थी। तो 26 जनवरी 1930 में पहला इंडिपेंडेंस इन्होंने मनाया उसी दिन से। और किस सेशन में? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। उसी दिन से 26 जनवरी यहां पे लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ, वैसे हमारा देश गणतंत्र हो गया। गणतंत्र क्यों, रिपब्लिक क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना जाएगा, हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर सारी चीजें, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें, कौन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या है, सारी चीजें, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, जागरूकता अगर नहीं रहेगी तो मेरा हमेशा पर्सनली मानना है कि अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो दिस विल लीड टू द करप्शन। आप देखते हो कि आपके पास कुछ लोग, कुछ को भी काम कराने जाओ किसी ऑफिस में, लोग पैसे मांगने लगते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको आपका राइट पता होगा ना, तो आप उसको बोल सकते हो भाई पैसे किस बात के, काम करो, आपका राइट है, आप ऑफिसर हो, आप क्यों करप्शन कर रहे हो? एक डॉक्यूमेंट बनवाने जाना होता है तहसील में, वहां पर भी आपको करप्शन दिखता है। तो जागरूक रहोगे जब अपने अधिकारों से, तो करप्शन कम होगा। तो मेरे हिसाब से करप्शन को कम करने का जो तरीका है, जागरूकता बहुत जरूरी है। आए दिन कोई भी बात होती, कुछ भी, कोई भी अप्रिय घटना हो गई आपके साथ, आप डर जाते हो कि पुलिस गिरफ्तार करेगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अपने राइट्स जानो कि पुलिस ले जाएगी तो आपको राइट कौन से यूज करने हैं। आपको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर तानाशाही कर रही है, या फिर पुलिस आपके ऊपर अत्याचार कर रही है, तो आप क्या, अपने फंडामेंटल राइट्स को आप जानो। तो फंडामेंटल राइट्स को जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपका डेवलपमेंट हो। इसका प्रोफेशन से कोई लेने देना नहीं हो, चाहे फार्मेसी को, चाहे नॉर्मल प्रोफेशन, चाहे इंजीनियरिंग, किसी भी प्रोफेशन का बंदा हो, क्योंकि सभी लोग इस देश के नागरिक हैं। तो संविधान पढ़ना सबको चाहिए मेरे ख्याल से। मैं थोप नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि आपको अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। और हमारा संविधान जो इतना टिपिकल लैंग्वेज में लिख दिया गया है स्टार्टिंग में, कि सब लोग उसको नहीं समझ सकते, वकील लोग उसको समझते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक आम नागरिक के नाते भी आपको जानने की जरूरी होती है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट का, हर इंडिया के सिटीजन का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया, इस टॉपिक को लिया। और मैं बीच बीच में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो लाता रहूंगा, फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, जुडिशरी क्या है, सारी चीजें जो मैंने सीखी अपने लाइफ में, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो इसी बात के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। इसको देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सारे सिटीजन्स को अपने चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, इसी बात के साथ कि आप इसको देखेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि जागरूकता को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जितना आप अपने जागरूकता रहेंगे, जितना भी फंडामेंटल राइट्स के जागरूक रहेंगे, जितना अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, आप करप्शन को कम कर सकते हैं।